अस्सलाम वालेकुम and welcome to जोर का जोड़ HBL PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus दिलवालों की चॉकलेट। एंड टुडे इज द एल क्लासिको ऑफ PSL। जिस तरह कहा जाता है जब रिवायती हरीफ एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, इट इज कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। और आज सबसे ज्यादा नजरें ये होंगी कि क्या कराची के स्टेडियम में लोग आपको आते हुए दिखेंगे कि नहीं, एंड परफॉर्मेंसेज ऑब्वियसली कि किस तरह की परफॉर्मेंस होगी। दोनों टीम्स जो हैं राइट नाउ दे आर ऑन देयर हाई और दोनों ने जो है वो अब मैचेस जीत लिए हैं। सो यस, किस तरह की परफॉर्मेंस होगी एक दूसरे के जब मद्दे मुकाबले आएंगे। साथ ही साथ कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का जो मुकाबला हुआ उसके हवाले से भी बात होगी। पेशावर ज़ल्मी नीड्स टू वेक अप, इतना टाइम नहीं मिल सकता उनको कि ऑन द ट्रॉट 2 मैचेस वो हारते चले गए हैं और ऐसे कि उनके बोलर्स ऐसा लगता है कि आएँ और आके हम पे चार्ज करें और अपना नेट रन रेट बढ़ाएं। यही कर रहा है सिर्फ इस वक्त पेशावर ज़ल्मी। बात करेंगे इन दोनों मैचेस के हवाले से। साथ ही साथ पाकिस्तान वुमेन टीम has won it 3 in a row and just 2 more to go और बहुत करीब है क्वालिफिकेशन की फॉर द वर्ल्ड कप। सो इन सारे मैचेस के हवाले से डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने PSL के मैचेस का जिक्र किया है, बाबर आजम एक मरतबा फिर पेशावर की तरफ से रन्स नहीं कर पाए हैं और ये एक बड़ा निशान है सवालिया कि कप्तान क्या करेंगे। और उसके साथ साथ जब हम जिक्र करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो गुज़िश्ता 10 मैचेस में 400 किए हैं साहिबजादा फरहान ने। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है पाकिस्तान में कि क्या ऐसे खिलाड़ियों को आप कब मौक़े देंगे और कैसे मौक़े देंगे। इसी मैच पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब अज़हर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी बहुत शुक्रिया जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान, बैटिंग कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोहम्मद यूसुफ साहब शरीक गुफ्तगू हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। 2 चीज़ें हैं, बाबर आजम नाकाम नहीं हुए, रन्स नहीं कर पाए, नाकाम हुए दोबारा, और साहिबजादा फरहान ने गुज़रे 10 मैचेस में 400 कर दिए। किस पे पहले बात करना चाहें? दोनों, जहां से आप शुरू करें। जिस पे भी बात करना चाह रहे हैं उससे पहले मेरे ख्याल से मैच समरी देख लें। हम मैच समरी देख लेते हैं और फिर इस सवाल का आप बिल्कुल जवाब दें, बिकॉज यस बहुत बड़ा कंसर्न है ये इटसेल्फ पाकिस्तान के लिए और PSL के लिए, पेशावर ज़ल्मी के लिए भी। सो मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पर। 243 रन स्कोर किए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 विकेटों के नुकसान पर। पहले बैटिंग करते हुए 106 रन स्कोर किए साहिबजादा फरहान ने 52 गेंदों पर। 27 गेंदों पर 40 रन कॉलन मिंडो ने स्कोर किए। सलमान अली आगा के 15 पर 30 रन थे। 20 ओवर्स में 4 ओवर्स में 39 रन दिए जोसेफ ने और 2 विकेटें ली। 3 ओवर्स में 39 रन हुए हुसैन तलत के 2 विकेटें इनके हिस्से में आई। और इसके जवाब में पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम 141 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। हारिस टॉप स्कोरर रहे, 47 गेंदों पर 87 रन इन्होंने स्कोर किए। उसके बाद हुसैन तलत के 13 हैं और मिचल के 10 रन हैं। 3 विकेटें हासिल की माद वसीम ने 4 ओवर्स में 26 रन देकर। 2.2 ओवर्स में डवारशिस ने 23 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। 4 ओवर्स में 29 रन देकर शादाब खान भी 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। तो ये है मैच समरी। जी यूसुफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बाबर पे बात करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न है कि वो हमारा बहुत बड़ा प्लेयर है। हमें बहुत ज़्यादा फ़िक्र होनी चाहिए और है भी, और इसको भी हो रही होगी क्योंकि मुसलसल उससे वैसी बैटिंग नहीं हो पा रही जैसे वो करता था। इसकी मैं जब सिलेक्टर था ना उस वक्त से मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको हम एकेडमी में बुलाते हैं। मैं उस वक्त सिलेक्टर भी था, बैटिंग कोच भी था एकेडमी में। तो मैं ये कह रहा था एक तो इधर आ जाए, हम इस पर काम करते हैं। जो थोड़ी बहुत चीज़ें हो रही हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम सॉल्व कर लें। तो वो समहाउ किसी को समझ नहीं आई उस टाइम ये बात की। और मैं ये भी चाह रहा था कि फ़र्स्ट क्लास भी कुछ खेले क्योंकि फ़र्स्ट क्लास में जहाँ पे अभी ये आउट हो रहा है मुसलसल बॉलिंग ज़्यादा वहीं होती है। चैनल बॉलिंग हो रही होती है 4 डे क्रिकेट में, वहाँ ये खेल रहा होता, इसको पता चल रहा होता। अब 2 चीज़ें आ गई हैं। उस वक्त कोशिश करते हम तो टेक्निकल चीज़ सिर्फ थी, अब मेंटल इशू भी होगा। बिल्कुल देखिए अब इतना ज़्यादा ये हो गया है कि अब इसको मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए, क्योंकि अगर ये इसकी हम टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक कर भी लेते हैं तो कहीं इसके दिमाग में ये रहेगा मैं आउट ना हो जाऊँ, मैं आउट ना हो। तो इतना आउट हो गया वो इस जगह पे, तो अब इसको मेंटल जो है स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि लेट कर दिया है। मेरा ख्याल है शायद इसको भी थोड़ी समझ अब आ रही होगी क्योंकि जब मैं कह रहा था वो 6-7 महीने पहले की बात है, सितंबर से मैं शुरू, बल्कि उससे भी पहले का कह रहा हूँ कि इसको टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। उस वक्त वो मान रहे थे कि हैं, वो लोग नहीं मान रहे। बाबर से तो बात इतनी नहीं हुई थी, लेकिन जो कि मैं सिलेक्टर था मैं सबसे बात कर रहा था कि इसको एकेडमी में भेज दे, मैं उधर ही हूँ, मैं इस पे काम करता रहूँगा, बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। फर्स्ट क्लास साथ साथ खेलेगा तो बेहतर आ जाएगा। जब इसको हम चाह रहे थे कि रेस्ट कर ले,
जब बाद में उन्होंने ड्रॉप कर दिया, तो मेरा ख्याल है कि अब 2 चीज़ें सॉल्व होंगी तो ये बेहतर अपनी शेप में आएगा जो पहले होता था। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, हमें बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि अब इतना लिंगर ऑन कर दिया। उसके साथ भी ज्यादती है और टीम पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती होती है, फिर जब वो बेचारा स्कोर नहीं कर पाता। तो मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा प्लेयर हम ज़ाया ना करें, इसकी लुक आफ्टर करनी चाहिए, इसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। इस पे ये दोनों चीज़ें अब ज़रूरी हो गई हैं, मेंटल भी और टेक्निकल भी। और बिल्कुल दूसरी बात आपने की साहबजादा की, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की क्रिकेट में वेल डन साहबजादा फरहान जो क्रिकेट खेली है, क्योंकि जब ये डोमेस्टिक खेल रहा था T20 उस वक्त तो हम यहाँ थे नहीं, न्यूजीलैंड में थे। वो मैंने कोई इसकी इनिंग नहीं देखी, लेकिन ये कल वाली मैंने इनिंग देखी है। सिर्फ रन्स नहीं किए, जो हम चाह रहे हैं कि चारों तरफ खेले, और 200 के स्ट्राइक रेट और 200 दोनों चीजें उसने कर दी। ये दोनों चीजें देखें, 200 का स्ट्राइक रेट भी कर देता और एक तरफ खेल रहा होता ना, तो फिर शक व शुबात रहते हैं कि यार जब बाहर जाएगा क्या होगा। अभी ये है कि उसने चारों तरफ खेला है, बैकफुट पंच कवर में, थ्रू कवर शॉटें खेली हैं, मिड विकेट मारी है, स्ट्रेट, हर तरफ उसने क्रिकेट खेली है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए और हमें ऐसी क्रिकेट चाहिए। बिल्कुल। दूसरा ये है कि जो सलमान अली आगा ने हालांकि 30 रन किए हैं, लेकिन मेरी नज़र में 100 है वो। बिल्कुल। जिस तरह की उसने क्रिकेट खेली है, आके 200 के स्ट्राइक रेट से खेला है, क्विक फायर, ये जो क्विक फायर है ना, इस तरह की क्रिकेट हमें चाहिए। तीसरा अच्छा साइन था उसकी तरफ से, क्या नाम है, हारिस, मोहम्मद हारिस की तरफ से। हारिस ने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली। The only thing better for पेशावर ज़ल्मी that happened। बिल्कुल। और लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ क्या आ रही थी, शायद वो मैच को लेके करीब चला जाता, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम जो आ रही थी, विकेटें भी गिर रही थी और स्ट्राइक रेट भी ठीक नहीं था। अगर आप देखें स्ट्राइक रेट किसी का 100 का है, किसी का 100 से भी नीचे है, कोई 105 है, कि बॉल भी ज़ाया कर रहे थे 4, 5, 6 और 7 आउट हुए थे। अगर बॉल ना ज़ाया करते और आउट हो भी जाता तो वो कोशिश करता कि एक सिंगल लेके आखिरी बॉल पर सामने चला जाता। अच्छा, एक एक करके हम डाइसेक्ट करेंगे। अच्छा, ना लंबा हो गया। आपने ना पूरे मैच की समरी एक ही जवाब में दे दी। नहीं, अभी रुक जाए थोड़ा सा, हम एक एक करके, क्योंकि जैसे फरहान की बात की ना, इट वाज नॉट जस्ट फरहान सेंचुरी, इट वाज द सेंस दैट ही यूज्ड। मैं उसको इलैबोरेट करूंगी आगे, बट अजहर साहब, कमिंग टूवर्ड्स यू, बाबर आजम के ऊपर जो है, जो जिस तरह मेंटल एक स्ट्रेस की बात की है ना, अब एक मेंटल फटीग आना शुरू हो जाती है एक बड़ा खिलाड़ी जब बहुत अरसे तक रन ना करे। इतनी फेवरेबल कंडीशंस थी हैं बाबर के लिए। जिस वक्त फरहान की सेंचुरी आई, उस वक्त एटलीस्ट वाचिंग द मैच आई वाज प्रिटी श्योर कि आज शायद बाबर हैज़ दिस अपॉर्चुनिटी कि बाबर आज शायद उस शेल से निकल जाए, बिकॉज इतनी अच्छी फेवरेबल कंडीशंस थी बाबर आजम के लिए। अपनी स्ट्रेंथ पे भी नहीं खेल पा रहे वो, देयर वाज नथिंग। जो बॉल भी जो पड़ी वो इट वाजंट डिफिकल्ट, अपनी स्ट्रेंथ भी भूलते जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, इट्स बीइंग अ प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ डिस्कशन एंड शो कि मोहम्मद यूसुफ, इनके बारे में मेरी जो अपनी राय है वो ये है कि एलिगेंस पर्सोनाफाइड। बहुत शुक्रिया। राइट। और इनके साथ बैठकर जी अभी जो चंद लम्हे इन्होंने जो गुफ्तगू की है ना, वो समुंदर को कूजे में बंद कर दिया। क्या बात है। अब आप देखें कि पूरे सिनारियो को, और एज ए क्रिकेटर आई हैव बीन वेरी क्लोज टू मोहम्मद यूसुफ, यू नो, ड्यूरिंग आवर क्लब डेज। तो मेरा ख्याल है कि आपने तो शुरू से देखा हुआ है। मैं तो उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो कि इनको डेवलप होते हुए और स्टार होते हुए और एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है ना पाकिस्तान का एक हीरा जो है, वो मैंने इनको बनते देखा है। बिल्कुल। तो और मैं अजहर साहब हमेशा इनसे कहती हूँ इनकी पीआर टीम अच्छी नहीं थी, वरना इनसे बहुत मैं ले रहा हूँ, आपको ले रहा हूँ, कम एक्सपीरियंस लोग, कम एबिलिटी वाले लोग हैं जिनके चर्चे बहुत हैं, बट इनका चर्चा इतना नहीं है। इनकी पीआर टीम अच्छी नहीं थी। सवेरा, इट्स बीइंग अ प्रिविलेज। या नो डाउट। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट बाबर आजम जी, मैं उस वक्त ये प्रोग्राम देख रहा था जब मोहम्मद यूसुफ ने प्रॉबेबली इन चैंपियंस ट्रॉफी आपके इसी स्टूडियो में बैठकर इन्होंने चंद चीज़ों का ना अहाता किया था, इवेल्युएट किया था, एनालाइज किया था। और मेरा यह ख्याल था एज ए वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, मैं उस चीज़ को सुन रहा था और देख रहा था। तो हाफिज़ साहब, मोहम्मद यूसुफ ने जो बातें की थी ना, एब्सोल्युटली दे वर आउटस्टैंडिंग। और वो किसके भले के लिए थी?
वो बाबर आजम के भले के लिए थी। आई थिंक कि अब बात आ जाती है कि वो रन्स क्यों नहीं कर रहा, पूरा इन्होंने उसका ना एक जायज़ा पेश कर दिया। बट एज ए क्रिकेटर मैं फील करता हूँ कि मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है ना वो बड़ी काउंट करती है, और जब आप मेंटली थोड़ा सा डाउन होते हैं ना तो आप किस तरह उसको ओवरकम करते हैं, ये भी उसी खिलाड़ी पर डिपेंड करता है। अब अगर 6-7 महीने या 8-9 महीने पहले मोहम्मद यूसुफ ने एक छोटी सी बात अगर कही थी तो एज ए क्रिकेटर अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भाग कर जाता और मोहम्मद यूसुफ साहब के साथ बैठकर वो चीज़ एनालाइज करता जिसका ये जिक्र कर रहे थे कि हाउ टू ओवरकम दोज इंट्रिकेसीज इन माय बैटिंग। मुझे दुनिया का कहीं भी कोई भी कोना हो, अगर मुझे जाना पड़े तो आई विल गो एंड टेक द एडवाइस। तो सवेरा आई एम सॉरी कि इन प्लेयर्स के लिए अपना एक पर्सोना जो होता है ना वो तो ठीक है, मगर जब आप क्राइसिस में होते हैं, जब मुश्किल में होते हैं और एज ए पाकिस्तानी टॉप प्लेयर और जहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जा रहा है, अगर वहाँ आप ऐसे हीरो से आप एडवाइस नहीं लेते तो आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर क्रिकेट ओवरऑल अगर आप देखा जाए। और अगर आप में सीखने की चाह है तो आप सीख सकते हैं, मतलब वक्तन फवक्तन यूसुफ ने भी यहाँ पे मेंशन किया, सलमान अली आगा में हमें जो प्रोग्रेस दिखी वो इसलिए दिखी बिकॉज ही इज़ लर्निंग एवरी डे। सलमान लोगों को शायद लगे कि कोई अभी नया लड़का नहीं, ये बहुत अरसे से आपको डोमेस्टिक में खेलते हुए दिख रहे हैं, 70-80 फर्स्ट क्लास मैच है। हाँ, और इम्प्रूव करते जा रहे हैं इसी वजह से बिकॉज ही इज ओपन टू लर्न, सीख रहे हैं ना। जब आप ये कहें कि नहीं जी मैं बेस्ट हूँ, मैं टॉप पे पहुंच गया हूँ, तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल से आपका इट्स अ वेरी क्रूअल गेम। हाँ, सवेरा आई हैव बीन टेलिंग दिस थिंग इन योर शोज मेनी टाइम्स कि क्रिकेट रुलाती ज्यादा है, हंसाती बहुत कम है, और इसको आप कभी भी इसके ऊपर ओवरकम नहीं कर सकते। यू मेक सो सिली मिस्टेक्स कि जो कि आप कहते हैं यार मैं किस तरह। अब अगर कल बाबर आजम आउट हुआ है तो जो चीज़ें मोहम्मद यूसुफ ने अपने उस इवेल्युएशन में या एनालाइज करके बताई थी, सिंपली इट टुक मी बैक टू दोज टाइम जबकि ये खेलते थे ना जब, तो इनके पास टेक्निकली इतना सॉलिड होता था कि हम समझते थे कि यूसुफ को गेंद बीट करना जो है ना ये भी मुश्किल है। तो हाफिज साहब ये चीज़ें जो होती हैं ना कब आती हैं? ये जब आती हैं जब आप मेंटली रिलैक्स हो एंड यू लिसन टू पीपल हु आर वेरी क्लोज टू यू। तो अगर ऐसा नहीं है तो इसका क्या खमियाजा कौन भुगत रहा है? Listen to people who have right suggestions। मसला ये कि मुझे कभी कभार लगता है कि इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो गलत सजेशंस दे रहे हैं और वो गलत लोगों को सुन रहे हैं। Could be, yes, yes। यूसुफ साहब, ये जैसे अभी बात हो रही है, वैसे आपने कहा कि ये बीट करना मुश्किल होता था। हमने कुछ प्रैक्टिस सेशन भी देखे हुए हैं। एक तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, उसमें पाकिस्तान के तमाम टॉप बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, बॉल बीट नहीं हो रहा था। उसके अलावा भी बैट्समैन वहाँ पे बॉलिंग कर रहे थे, बड़ी एज लग रहे थे। शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे हैं, शब्बीर बॉलिंग कर रहे हैं, मोहम्मद आसिफ बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन बॉल नहीं सी पटख पटख की आवाज़ें आ रही थी। एनसीए में मैंने देखा। अच्छा, ये कुछ तो अल्लाह की तरफ से है, बाकी फिर हम मेहनत करते थे, वो अपनी कोशिश मेहनत प्रैक्टिस मुश्किल करनी होती थी। वो उसको जो आजकल लोग गलत लेते हैं कि वो स्लैब की लोग गलत प्रैक्टिस करें तो उसका फ़ायदा नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से करें उसका बहुत फ़ायदा है। तो मेरी कोशिश, उसका भी तरीका है। हाँ, उसका तरीका है ना। आपने मुश्किल करनी, उसको आसान नहीं करना। बस सीधी लिटा देंगे तो वो तो बहुत इजी है, मैं अभी भी कर लूँगा। लेकिन अगर उसको एक पीछे एक आगे स्विंग ऐसे ऐसे रख के, आपको पता नहीं है कि बाउंसर आना है या आगे बॉल आना है, तो उस पर आपका फुटवर्क चलना चाहिए। छोटे डिस्टेंस से खेल रहे होते थे हम, डिस्टेंस भी कम है, उसमें आपने फुटवर्क इस्तेमाल करना है कि गेंद आगे तो आगे, पीछे है तो पीछे जाना है, वेट शिफ्ट करना होता है, बैलेंस बनाना होता है कि आपको लगे कि आप जब खेल रहे हैं तो आपकी बॉडी गिर तो नहीं रही, खुल तो नहीं रही। ये सारी चीज़ें आपने खुद भी देखनी, क्योंकि हमें कोचेस तो इतने मिले नहीं होते थे, हमने खुद ही करना होता था। बट यूसुफ, आजकल के बैटर्स एक बात की कंप्लेन करते हैं कि बॉलर्स उस इंटेंसिटी से नेट में बॉलिंग नहीं करते, तो हमें जब इंटेंसिटी वाली बॉलिंग नहीं मिलती तो हम कैसे प्रैक्टिस करें? ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। So break पे जाने से पहले यही बात हो रही थी और ये डिस्कशन हो रही थी कि किस तरह नेट्स में प्रैक्टिस करनी चाहिए बैटर्स को। और यूसुफ,
बहुत सारे बैटर्स ये कंप्लेन करते हैं इन द रीसेंट टाइम्स कि बॉलर्स उस तरह जान नहीं मारते नेट्स में बॉलिंग करते हुए, तो हमें ऑपोजिशन बॉलर्स की ऐसी मिलती नहीं है, स्पेशली जब हम टूवर्ड्स पे होते हैं तो बॉलर्स की वो इंटेंसिटी नहीं दिखती नेट्स में। तो हम कैसे करेंगे नेट्स में? आप लोग कहते हैं कि ऐसी बैटिंग करें जैसी ग्राउंड में करनी है। अच्छा, मैंने कंप्लेन ये सुनी नहीं, मुझे नहीं पता अच्छा। किसने की है, लेकिन बॉलर्स तो अपनी बॉलिंग कर रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं उसी इंटेंसिटी से कर रहे होते हैं? कर रहे होते हैं। ठीक है। हाँ, वो तो मैंने तो इस टूर पे तो यही देखा है कि बॉलर अपनी बॉलिंग कर रहे होते हैं। और बाकी कुछ लोग होता है, कई लोग कहते हैं कि नेट्स में मैंने नहीं खेलना, मैंने साइड पे प्रैक्टिस करनी, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन बॉलर अपनी बॉलिंग कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास 2-3 ओवर ही तो होते हैं, तो उसमें अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि जिस तरह हमने उधर बॉलिंग करनी है वैसी बॉलिंग करें। तो ऐसा इस सीरीज में तो मुझे नज़र नहीं आया, उससे पहले कभी कुछ हुआ है तो ये मुझे आइडिया नहीं। तो इस सीरीज में नेट्स में ऐसी बॉलिंग करे थे जैसे फिर मैच में की? नहीं, मैच में तो सिचुएशन हो रहा है, नेट पे अपनी पूरा जोर लगाते थे। ऐसे। अच्छा खान साहब, जब हम बॉलर्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के बैट्समैनों से स्पिनर्स का हाथ पिक नहीं होता, ऑफ द हैंड पिक नहीं कर पाते। आपका भी शुमार उन बल्लेबाजों में होता है जो पाकिस्तान की दुनिया की तारीख के अजीम स्पिनर्स हैं, उनके साथ खेले हैं। अब्दुल कादिर साहब हैं, इकबाल कासिम, तौसीफ अहमद, लखानी हैं, और भी उस दौर में इंतखाब आलम साहब। तो आप बड़ा पटख पटख की आवाज़ें आती थी जब आप स्पिनर को खेल रहे होते थे, तो ये क्या फ़र्क क्या है? आई थिंक अभी सवेरा ने जो बात की ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस जो है ना, वो कभी भी नेट में अगर आप इस तरह करेंगे कि जैसे आप वक्त को गुजार रहे हैं, तो आप अपने जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं ना, उन पर आप वर्कआउट नहीं कर सकेंगे। आई थिंक प्लेइंग अगेंस्ट द स्पिनर एंड प्लेइंग अगेंस्ट द फास्ट बॉलर इन द नेट्स, आपके माइंडसेट में चीज़ें वही होनी चाहिए जैसा कि आप समझते हैं कि मेरी प्रैक्टिस जो है मुझे कितना फ़ायदा देगी। फजल महमूद साहब को अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे, हमने उनको नेट को रन करते हुए देखा है। टैलेंट हंट एक स्कीम लगी थी, बहुत पुरानी की बात है, तो उसमें उन्होंने बैट्समैनों को ये मुतनब्बे किया था कि अगर बॉल नेट पर डायरेक्ट लगा ना तो आपकी बारी ख़त्म, हवा में नहीं जाना। हाँ, अब इसका क्या मतलब है हाफिज साहब कि यू ट्राई टू प्ले स्ट्रेट, और अगर आपने कवर ड्राइव भी मारी है तो आपका हवा में ना जाए, बॉल जो है वो नीचा रहे। तो आपने ऑन ड्राइव मारी है तो वो भी नीचा रहे। इससे क्या होता था कि आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है ना, वो बड़ा बेहतरीन हो जाता था, और आप प्रैक्टिस को भी जस्ट एज अ मैच ना आप लेते थे। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, टेक्निकल आपका फुटवर्क, आपका आई सेट और आपकी जो बैलेंस है ना, वो आपका बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल एज ए क्रिकेटर, मैं फील करता हूँ कि एज ए बैटर अगर आप बॉल को जितना नीचे खेलेंगे और जितना हवा में खेलेंगे उतना डेंजरस होगा, जितना नीचे खेलेंगे आप मेंटली और भी स्ट्रांग होते जाएंगे। लेकिन खान साहब आज तो कहते हैं हवा में जाना चाहिए, बॉल नीचे तो तुम बाहर हो। ये बात भी आप ठीक कहते हैं कि अगर हवा में नहीं किया तो आपके साथ रन्स नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। बट ये सारी चीजें तो जो हैं ये तो आप खेलते हुए आएंगे, नेट्स में तो सिर्फ आपने रिवीजन करना है बेसिकली। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, पहले से आनी चाहिए, और फिर वो नेट्स में रिवीजन होता है। बट जहां हम साहिबजादा फरहान की बात कर रहे थे, मैं वापस उस तरफ आना चाहूँगी। अब एक एक करके हम ज़रा प्लेयर्स की बात करते हैं। साहिबजादा फरहान कि अगर आप 100 को डाइसेक्ट करते हैं, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि हम हमेशा कहते हैं हमारे लड़के मैच अवेयर या गेम अवेयर नहीं होते। जो 100 आई, यस 200 के स्ट्राइक रेट पे आई, एक और प्लस पॉजिटिव था, बट वो जिस तरह 200 के स्ट्राइक रेट पे उन्होंने टारगेट किया कि मैंने किस किस बॉलर को टारगेट करना है। यूसुफ अली रज़ा के अगेंस्ट उन्होंने कहा मेरा लोकल लड़का है, मैं उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक भी खेला हूँ। 11 बॉलें अली रज़ा के अगेंस्ट फेस की साहिबजादा फरहान ने, 35 रन स्कोर किए। सुफियान के अगेंस्ट 9 बॉलें फेस की, 22 रन स्कोर किए। अलजारी जोसेफ पे चांस नहीं लिया, 6 बॉलें फेस की और 4 रन स्कोर किए। मोहम्मद अली पे भी चांस नहीं लिया, 6 बॉलें फेस की, 11 रन बनाए, थोड़ा बहुत जितना चांस ले सकते थे। जॉश लिंडे पे 10 बॉलें फेस की, 19 रन उस पर स्कोर किए। हुसैन तलत पे 4 बॉलें फेस की, सिर्फ 7 रन बनाए। साइम अयूब की 5 बॉलें फेस की और 7 रन बनाए, विच मीन्स ही न्यू कि मैंने कहाँ किसको विक्टिमाइज करना और किसके ऊपर चार्ज करना। बड़ी सेंसिबल इनिंग खेली है। और देखें
तेज भी खेला है और सेंसिबल भी खेला है, स्ट्राइक रेट भी था। जो आप बता रही हैं कि किन बॉलर्स को टारगेट करना है किन को नहीं, ये बड़ा ज़रूरी होता है। बाज़ का कोई अच्छी बॉलिंग करे उसको रिस्पेक्ट देनी होती है ताकि विकेट ना दे दें, क्योंकि जब आप विकेट देते हैं तो टीम आगे भी लग सकती है, 1-2 विकेट और गिरे तो आप और प्रेशर में आए थे। वर्ल्ड टी20 में बुमराह को शॉट मारने की कोशिश की रिजवान ने, टाटा बाय बाय पूरा मैच हमारा वो जो भी। अब ये है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि ये मैं कवर कर लूंगा, ये बहुत ज़रूरी है, कवर करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह उसने किया है, 26 बॉल पे पहली 50, 23 पे दूसरी 50, 49 पे उसने 100 कर दिया। इसका मतलब है कि 200 प्लस के स्ट्राइक रेट्स पे उसने 100 कर दिया। तो इस तरह की क्रिकेट जो भी खेलेगा वो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। हमने देखना है कि पाकिस्तान का फ़ायदा किस में है, हमने इंडिविजुअल को नहीं देखना। इंडिविजुअल अपना 100 कर ले, 50 कर ले, कोई पहले में आ जाए, दूसरे पे रैंकिंग में, इसमें पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान का फ़ायदा उसमें है जिसमें पाकिस्तान जीतेगा। जैसे अभी सलमान अली आगा की इनिंग है, 30 रन ऐसे थे कि ये पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए थे, ये 100 से भी ऊपर मैं समझूंगा जिस तरह उसने खेला। तो इस तरह की क्रिकेट जो भी प्लेयर खेले, चाहे कोई भी हो, हमें ऐसे प्लेयर्स को ऊपर लाना है ताकि हमारी क्रिकेट ग्रो करे। हम आगे जो हमारे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, एशिया कप है, वर्ल्ड कप है T20 का, फिर बड़ा वर्ल्ड कप आ रहा है 2027 में, तो ऐसे प्लेयर हमें ढूंढने हैं, डेवलप करने हैं ताकि हमें आगे क्रिकेट में वाइट बॉल में फ़ायदा हो। अच्छा कि साथ ही चूँकि साहिबजादा फरहान एक तरफ है ना, अली रज़ा दूसरी तरफ है, क्या मतलब वो कंट्रोल नहीं था क्योंकि शॉर्ट बॉल काफ़ी किए, दूर करते रहे बॉल, हालांकि वो बहुत बासलाहियत है। हाँ, बासलाहियत है, लेकिन यंग भी है। ये देखो अभी 17-18 साल का है, तो कभी आपको मार पड़ रही हो यंग एज में तो फिर बात का मुश्किल भी हो जाती है और विकेटें बैटिंग भी आए, ये भी आप देखें। आपको लगता है उनके न्यूट्रिशंस पे काम होना चाहिए? मतलब मुझे अभी इस वक्त लगता है कि अली रज़ा अगर हम इंटरनेशनल में जल्दबाजी में लेकर चले गए ना, टूट जाएंगे वो। उसको इसीलिए मैंने देखो जब से वो आया है ना अंडर 19 से, मेरा ये था कि ये एकेडमी में रहे, इसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग और इसकी बॉलिंग पे भी और जो थोड़ी सी बॉडी बने, कुछ थोड़ी सी और फास्ट बॉलर वाला एक वो आए तो अभी तो बहुत बेचारे। अभी समझिए आसफ है यंग आसफ नहीं शुरू में आया था, इस तरह का था। लेकिन अब जब आसफ में भी थोड़ी जान आई थी ना, और डेब्यू उसने मेरे अंडर किया था सिडनी में, तो उस वक्त वो उसमें इतनी बॉल में किक नहीं थी, तो उसको मार पड़ी थी वहाँ। लेकिन जब वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से हम वापस आए, उसने आगे खेली है इधर फर्स्ट क्लास, उसमें दोबारा आउट किए, फिर इंग्लैंड के खिलाफ दोबारा टीम में आया था, तो फिर उसने वापस मुड़ के नहीं देखा था। थोड़ी सी जान शान उसने बनाई ताकि जो उसका बॉल पड़ता था ना सीम पर, वो किक मिलती थी उसको, एकदम निकलता वैसे था। कितना मुश्किल था मोहम्मद आसिफ, बहुत मुश्किल था, क्योंकि बड़े-बड़े बैटर्स ये हाशिम आमला को मैंने कहते किसी को भी अब कि अगर कोई डेंजरस बॉलर मैंने फेस किया तो दैट वाज मोहम्मद आसिफ। वो देखे ना उसमें जब थोड़ी सी जान आई है, क्यों था इतना मुश्किल उनको? उसकी दोनों तरफ उसको स्विंग करना आता, उसको पता था मैंने करना क्या है, उसकी जगह बहुत अच्छी थी और राइट एरिया था, और 10-10 12-12 ओवर करना जानता था वो। ऑस्ट्रेलिया का मैच जो हम सिडनी में हारे थे, एक जो जीता हुआ मैच हम हारे थे, उसमें उसने कहा था पंजाबी में, मुझे कह रहा है पायन गेंद मैनू दे दो, मेरा जिदो दिल करेगा मैं तुम वापस दे देंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, जितनी मर्जी बॉलिंग कर दे, आपका बेस्ट बॉलर अगर ये बात कर दे तो आपको फिर इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं, कैप्टन के लिए इससे अच्छी कोई चीज़। इसी तरह शुएब अख्तर ने हमें यहाँ मैच जितवाया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, पहली दफ़ा हम टेस्ट सीरीज जीते थे, उसमें मैं लाहौर में मैच था, मैं कैप्टन था। तो शुएब अख्तर को मैंने बॉल दिया, मैं शुएब ये बॉल तेरे कॉल है, जिदो तेरा दिल करेगा मैंने वापस दे दे। उसने इतना जोर लगाया, उसमें बॉल भी मारी थी उसको गैरी क्रिस्टन। तो आपको अपने जो मेन बॉलर है शुएब अख्तर, मैच विनर बॉलर है, फास्टेस्ट बॉलर दुनिया का, उससे जब दिल करे बॉल दे दे वापस, उसकी मर्जी है। और उसने करके दिखाया है। हम आपके जो टॉप प्लेयर्स होते हैं ना, उसको आप कॉन्फिडेंस दें और उनको कहें भाई तुम नहीं करना है, तो वो करते हैं। अच्छा साहब, अब वाले तो बचते हैं। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ कही है मोहम्मद यूसुफ ने, वो इसलिए कि अब्दुल कादिर एक ऐसा बॉलर था, जबकि अगर उसने अपने पहले स्पेल में सपोज लेंथ से पहले उन्होंने बॉलिंग की है ना, तो ही डिडंट बॉल वेल, तो हम हमेशा उनको ना थोड़ा सा हाइप क्रिएट करने के लिए, यार बाबू तू किस किस्म का बॉलर है, बच्चों को मार खा रहे हैं, तो वो उनके माइंड में ना ये चीज़ आती थी कि ये मुझे चैलेंज दे रहे हैं। व्हेन ही कम बैक, अगर उनका नन फॉर 40 है ना, तो वो क्या करेंगे, 6 फॉर 100 ख़त्म करके ना टीम को आउट कर देंगे। ये चीज़ जो है ना, ये आप डिपिक्ट करती है कि आपके पास वेरिएशन कैसी है, वैरायटी कैसी है, आप
बैटर्स को रीड किस तरह करते हैं, आप किस चैनल पर बॉल करते हैं। अब्दुल कादिर साहब को वो एक वाकया भी सुना दें, वो HPL का और PIA का शायद मैच था, वो कह रहे थे वो टिकटें बुक करा लो, राती से वापस जा रहे हैं। हाँ, ये मतलब ये नेशनल स्टेडियम कराची में ना यूसुफ मैच था, PIA वर्सेस हबीब बैंक। तो हमारे 6 आउट हो गए हुए थे एंड वी आर एट द वर्ज ऑफ लूजिंग द गेम। सलीम मलिक बैटिंग कर रहे थे, उनके साथ अब्दुल कादिर आ गया। तो वो सलीम अल्ताफ उनके फास्ट बॉलर थे, तो उन्होंने कहा कि भाई वो टिकट बुक करवा लो क्योंकि उन फाइनल असी लाहौर खेडन जाना है। तो कादिर ने ना लेग स्टंप ली, तो यूं करके उसने सुना, तो उसने कहा कि हले मैच मुकिया नहीं, अभी मैच जारी है। और आप यकीन करें कि वो वनडे मैच था, तो सलीम मलिक ने और अब्दुल कादिर ने हमें उसी विकेट पर ना मैच जिता दिया। तो अब वो उन्होंने बुकिंग जो कराई थी वो वापस लेनी पड़ गई उनको। तो मैं यही कहता हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं और जो यूसुफ ने बात की है ना, इसमें इतनी गहराई है कि आप अगर किसी भी बॉलर को टारगेट आप करते हैं ना, तो उसको एकदम ये नहीं करते कि ओवर में उसको 20 कर दिया, उसको कहते हैं ना मजे ना खाओ। तो वो मजा लेके के ना उसको वो रन्स करते थे। मगर आपने जो बात की ना कि ड्रेसिंग रूम में उनको ऐसे पंप किया जाता था, ये कह के आज के ज़माने में अगर आप किसी को कहेंगे ना, वो कहेगा मुझे अंडर प्रेशर ना करो, मुझे प्रेशराइज ना, ऐसे ही मैं बॉलिंग कोच नहीं हूँ। ये क्या बात हुई कि मैं बैटिंग बता के मैं यूं करके यूं कर लेता हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं, मेरे सामने हुई नहीं ना, एक तो ये भी चीज़ है। आपको पास आती है खबर, अब वो पता करना पड़ेगा आपको खबर कौन देता है, उससे पता करना पड़ेगा भाई क्या। लेकिन मैं एक चीज़ कह दूँ कि जितनी इन्होंने तारीफ कर दी है, ये हजम करना बड़ा मुश्किल होता है। लर्न करते रहना चाहिए, इनका शुक्रिया, इन्होंने तारीफ की है, लर्न करते रहना चाहिए और अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना चाहिए। अगर आपने सीखना है, आगे चलना है, और यही मैं मैसेज अपने यंगस्टर को भी दूंगा कि आपके अंदर प्राइड होनी चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए और प्राउड नहीं होना चाहिए। बस मेहनत करते रहें और आगे पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलते रहें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तारीफ की है, लेकिन मुझे अपने जमीन पे भी तो रखना है अपने आप को, ये बड़ा जरूरी है। अभी सीट बेल्ट बनवाते हैं हाँ, जमीन पे रहना बड़ा जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। जो ये बात मेरा ख्याल से वक्तन फवक्तन बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने ये कही है कि फलदार दरख्त जो होता है वो झुका हुआ होता है, और जो खोखला दरख्त होता है या जिसमें फल नहीं होते वो अकड़ के खड़ा रहता है, और कोई भी आंधी आती है तो उसको उड़ा के ले जाती है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे। सो पाकिस्तान वुमेन टीम्स, कहीं खुशी मिले कहीं नहीं मिले, क्योंकि मेंस टीम की तरफ से तो कोई खुशियां ज्यादा नहीं मिल रही, बट पाकिस्तान वुमेन टीम वाज इन एक्शन और अब फिर अगला मुकाबला होना है। मगर अभी तक 3 आउट ऑफ 3 एंड दे हैव बीन प्लेइंग विद दैट डोमिनेंस जो हम मांगते हैं अपने मेंस टीम से भी, वुमेन टीम से भी। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, सो उस मैच के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus दिलवालों की चॉकलेट। सो ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन हो रही थी ऑब्वियसली जो मैच अभी हुआ कल HBL PSL में, एंड जिस तरह हैंडल किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को और 100 रन से ऊपर की जीत हासिल की। सो यस, द नेट रन रेट गेम इज़ गोइंग ऑन, बट दूसरी तरफ पाकिस्तान वुमेन टीम is playing wonderfully and touch wood, I hope कि इसी तरह अच्छी performances रहें, because they are very close to the qualification at the top of the table right now। और जो समरी आपको जो है हम बताते हैं, मैच समरी क्या रहा, किस तरह वेस्ट इंडीज़ वुमेन के अगेंस्ट जो है पाकिस्तान वुमेन ने खेला, और वेस्ट इंडीज़ वुमेन ने ऐसी हरकतें की जो कि पहले शायद पाकिस्तान वुमेन करती थी। जी 191 रन पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए स्कोर किए, और सिद्रा अमीन ने 54 रन स्कोर किए, मुनीबा के 33 थे और सिद्रा नवाज़ के 23 रन थे। ये 191 रन पाकिस्तान ने इन 3 बैटर्स ने बड़ा हिस्सा उसमें डाला। मैथ्यूज़ के 30 रन देकर इन्होंने 2 विकेटें हासिल की, फ्लेचर की 39 रन पर 2 थीं, और उसके बाद करिश्मा ने 55 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। आलिया इसके जवाब में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की टीम 126 रन बनाकर आउट हो गई। 22 रन पर टॉप स्कोरर थी आलिया, इनके 52 गेंदों का सामना किया, 40 गेंदों पर 21 रन स्कोर किए शकीबा ने, और उसके साथ ग्लास्को ने 25 गेंदों पर 18 रन स्कोर किए। तो फातिमा सना पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की, इन्होंने कप्तान है पाकिस्तान वुमेन टीम की, इन्होंने 7 उसमें 16 रन सिर्फ दिए और 3 विकेटें हासिल की। उसके बाद रामीन ने 8.2 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। नशा संधू ने
10 ओवर्स में 31 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। तो 65 रन से पाकिस्तान विमेन टीम ये तीसरा मैच मुसलसल जीती है और ये वाली जो कामयाबी है 65 रन से पाकिस्तान ने हासिल की। और अजहर साहब, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक बात यह है कि हम जब बात करते हैं कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है एक कैप्टन का पूरी टीम के ऊपर। फातिमा सना जो कि एक यंग बडिंग टैलेंट, और निदा डार के बाद फातिमा सना को कप्तान बनाया गया, एंड जिस तरह जो फाइटिंग स्पिरिट उस बच्ची में दिखती है वही फाइटिंग स्पिरिट आपको अब टीम में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। बिल्कुल, ये इनकैलकुलेट ज़रूर करती है अगर आपका कैप्टन जो है ना वो उसका पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड हो और वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन में वो आगे हो और वो खेल को ना बहुत माइन्यूटली वो ऑब्जर्व करता हो। तो आई थिंक फातिमा सना इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि मैंने देखा है कि जब भी वो मैदान में आती है ना तो उनका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव होता है एंड शी वांट्स टू गिव मोर देन 100%। यही चीज़ फिर डिपेंड करती है आपके दूसरे 10 प्लेयर्स पर कि वो अपने कैप्टन को जब राइट फ्रॉम द स्टार्ट जब देखते हैं कि ये बहुत मेहनत कर रही है बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, तो फिर ना तमाम 10 जो खिलाड़ी हैं ना वो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो इन माय ओपिनियन आई थिंक कैप्टन्स रोल इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इफ़ ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट तो वो ना दूसरे खिलाड़ी भी उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल, और वो आपके सामने दिखता है पूरी टीम में। बड़ा मुश्किल होता है सीनियर्स को साइड पे करना, और ये मोहम्मद वसीम ने जो है फेस किया इस चीज़ को, एंड कुछ सीनियर्स को साइड पे किया। इस क्वालिफायर के स्क्वाड में आपको वो सीनियर्स नहीं दिखते। उस पूरे माहौल को बैलेंस आउट करना एक बहुत टफ काम होता है। हमें लगता है मेंस क्रिकेट में सीनियर्स को हटाना मुश्किल होता है, वुमेन्स क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और वैसे मुझे इतना आइडिया नहीं कौन कौन सी प्लेयर्स हैं, लेकिन देखा हुआ कुछ प्लेयर्स के बारे में, और जिस तरह भी उसने किया उसने एक परफॉर्मर को ऊपर लाया। ये सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। अगर आप बगैर परफॉर्मर किसी प्लेयर को कप्तान बना देते हैं ना उसके बहुत बुरे नताइज होते हैं। पास्ट में हुआ है हमारे साथ क्रिकेट टीम में जो हुआ है, ये नताइज जो अब नज़र आ रहे हैं हमें इस टाइम, ये उसकी एक कड़ी भी है, उसकी भी एक कड़ी है कि हमने ऐसे कप्तान भी बनाए हैं जो डिज़र्व नहीं करते थे लेकिन बनाए हैं। ठीक है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि ये परफॉर्मर है जी और यंग है, और पिछले काफ़ी मैचेस जब से ये शुरू हुआ है देख रहे हैं कि मुसलसल ये विकेटें भी ले रही है। मुझे नहीं पता बैटिंग करती है कि नहीं। जी, धुआंधार बैटिंग करते हैं, गुड बैटिंग। तो वो एक लीड कर रही फ्रंट से, और कैप्टन का रोल ही ये होता है। इमरान भाई का क्यों ज़्यादा करिश्मा था कि वो फ्रंट पे लीड करते थे, जहाँ मुश्किल पड़ती थी आए। वर्ल्ड कप के फाइनल में 1 डाउन आ गए, और भी आप कई जगहों पे देखा, और ट्रांजिशन बड़ी अच्छी करते थे। बॉलिंग उन्हें लगी कि अब मेरी बॉलिंग नीचे जा रही है, उन्होंने बैटिंग इतनी ज़्यादा इंप्रूव कर ली कि प्रॉपर बैट्समैन लगना शुरू हो गए थे। ताकि कप्तान जो है वो लीड कर रहा हो। हमें कप्तान ऐसे चाहिए जो फ्रंट से लीड कर रहे हो, उसको देख के फिर पूरी टीम जो है ना उसको फॉलो करती है, और वो भी परफॉर्मेंस वैसे ही देने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें कि हम जिनके साथ हम खेले हैं वो सारे इमरान भाई के साथ खेले हुए थे। वो सब इमरान भाई की तारीफ़ करते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो खुद मुश्किल जगहों पे जाते थे, खुद खड़े होते थे हर जगह पे। तो मेरा ख्याल है कि फातिमा सना का भी जो परफॉर्मेंस देखी जा रही है इस टूर्नामेंट में वो ऐसी नज़र आ रही है कि वो लीड कर रही है। तो एक अच्छी चीज़ है, अच्छा डिसीजन है, और क्रिकेट बोर्ड को भी क्रेडिट जाता है कि जो वसीम की बात उन्होंने मानी और उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया, और अच्छी चीज़ है कि रिजल्ट भी आए उसके। इनके कोचिंग पैनल को आप कैसे देते हैं? इसमें जुनैद खान भी शामिल है, पाकिस्तान के बाएं हाथ से तेज गेंदबाज थे, और डियाना बेग की बहुत अच्छी बॉलिंग आजकल लग रही है। जुनैद को उसका क्रेडिट देना चाहिए बिकॉज डियाना इज डूइंग वेल। जब देखिए जो भी बॉलिंग कर रहा है और बॉलिंग कोच वहाँ है तो लाजमी बात है बॉलिंग कोच को क्रेडिट जाता है। ऐसी बात देखिए, जो भी कोचेज आते हैं जो सही हों, सही कोचेज हों। जुनैद खान ने अच्छी क्रिकेट खेली हुई है तो वो सही चीज़ ही बता रहा होगा। अब अगर किसी की परफॉर्मेंस सही नहीं आती तो हो सकता है कि वो बच्ची बात समझ ना रही हो, बच्ची उस तरह ना काम कर रही हो जैसे वो चाह रहा हो। लेकिन ये कि कोच सही है, उसने खुद बॉलिंग की हुई है, दुनिया में उसने अच्छी बॉलिंग की है। चैंपियंस ट्रॉफी में देखें इंडिया में उसने बड़ी ज़बरदस्त, एक अच्छा बॉलर है, वो अच्छी बात बता रहा होगा, तो क्रेडिट देना चाहिए जुनैद को, लाजमी देना चाहिए। पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लें बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान वुमेन टीम इज लीडिंग एंड इज टॉपिंग the points table right now of the ICC Women's World Cup qualifier, और 6 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान इस वक्त टॉप पे बैठी। देयर 2 more मैचेस फॉर पाकिस्तान टीम जो कि उन्होंने बांग्लादेश और थाईलैंड के अगेंस्ट खेलना है। अगला मैच थर्सडे को पाकिस्तान वुमेन टीम खेलेगी थाईलैंड के अगेंस्ट, एंड दैट कुड सील द डील फॉर देम। और थाईलैंड का मैच जीत के
के तो इट वुड बी कंफर्म्ड दैट दे वुड बी गोइंग फॉर द ICC वर्ल्ड कप जो कि सितंबर में खेला जाएगा, दो कि वो इंडिया में खेला जाएगा। अब देखना ही होगा। जैसा सर पकड़ के बैठे होंगे, फिर न्यूट्रल वेन्यू में डिसाइड करूंगी अब कौन क्योंकि सा थाईलैंड का मैच पाकिस्तान के लिए निस्बतन आसान भी हो सकता है कि थाईलैंड अभी तक कोई मैच नहीं जीता है, पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है और पाकिस्तान ने एक और फतह हासिल करनी है और जायशा साहब को मौका में फराहम करना है कि पाकिस्तान की मेज़बानी करेंगे, उसके लिए कोई रास्ता निकाल लें। हाँ, न्यूट्रल वेन्यू पे ही जाना पड़ेगा। जिस तरह अभी तक जो बात हुई है और मोहसिन नकवी साहब से जो डील हुई है उस पे तो न्यूट्रल वेन्यू की ही कहानी हो। अब ये पता नहीं डील रहती है कि ढील हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये वाकई इस पे देखना पड़ेगा। बट अगेन क्योंकि पिछला मैच जो हुआ इस्लामाबाद और पेशावर के हवाले से हम बात कर रहे थे, कराची किंग्स नाउ एंड लाहौर कलंदर्स, आज कराची स्टेडियम में जो है ये मुकाबला होना है। दोनों टीम्स को आपने देखा है, दोनों टीम्स के मैचेस देखे हैं, किसका पलड़ा भारी लगता है? ये कहना मुश्किल काम है। हाँ। क्योंकि देखें अभी बड़ी बराबर की मैच तक ग्लैडिएटर जीती हुई थी, लाहौर कलंदर हारी हुई थी। हाँ। लेकिन लाहौर कलंदर ने उनको पूरे 80 रन से मैच हरा दिया। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि टीमें बैलेंस भी हैं। हाँ। और बाज़ का आप पहली इनिंग में जैसे बहुत अच्छा खेल जाए तो प्रेशर दूसरी इनिंग पे आया था, लेकिन कराची ने जो चेस किया है उनको कॉन्फिडेंस है कि हम चेस भी कर सकते हैं और बड़ा टोटल चेस किया है 234 का, तो उनके पास ये एडवांटेज भी है। उनकी अगर आप देखें, उनके एक चीज़ देखें, अगर उनके प्लेयर आउट भी हुए ना तो उनका स्ट्राइक रेट देखें, जो वार्नर था 200 का स्ट्राइक रेट था, चाहे उसने कम स्कोर किया लेकिन स्ट्राइक रेट नहीं नीचे आने देते। हाँ। सेफर्ड का भी ऐसे ही था, उसने भी तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से खेला है। तो स्ट्राइक रेट अगर अच्छा चल रहा हो तो आप एंड पे मैच जीत जाते हैं। हाँ। खुशदिल शाह 170 के करीब वो भी खेला है। yes. उसने बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया है उसको, क्या विंस को। विंस तो थ्रू आउट 200 से खेला था, थ्रू आउट उसने कहीं भी नीचे नहीं आने दिया। इसी वजह से 234 चेज हुआ है। अगर वो बाज़ का आप होता है ना कि आप अच्छे बॉलर को कहेंगे यार मैं इसको, उसको भी आप स्ट्राइक रोटेट करते रहे, वरना तो आपका वो जो स्ट्राइक रेट है बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आपको अच्छे बॉलर को सिंगल जरूर करते रहना चाहिए। हाँ। बिल्कुल डॉट नहीं खेलना, डॉट खेलने से प्रेशर पड़ता है, डॉट खेलने से एवरेज बढ़ जाती है, फिर नया प्लेयर आके नहीं कर सकता। तो विंस को और खुशदिल शाह को क्रेडिट जाता है। और T20 में तो हिमाकत है डॉट बॉल्स, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। सो वो हिमाकत नहीं करनी चाहिए डॉट बॉल की। और अभी हम बढ़ते हैं शाहिद आफरीदी साहब की तरफ, वो भी हमें ज्वाइन किए हैं अभी प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सारे दोस्तों को। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। ये अभी तक यूसुफ साहब बता नहीं पाए कि लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स में से कौन सी टीम ज़्यादा जीत के इम्कान है, आपका क्या ख्याल है? देखें मेरे ख्याल में तो लाहौर कलंदर लास्ट मैच जीता है, ये भी कराची भी जीते हैं। अच्छे मैच की उम्मीद है, तवक्को अच्छे मैच की है और कराची के लिए तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके सीजन इतने अच्छे नहीं गुजरे और क्राउड पुलर जो अगर कोई टीम होगी कराची को, क्राउड को कोई अगर लेके आएगा ग्राउंड में तो वो कराची की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक लास्ट मैच लाहौर भी जीते हैं, अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा नजर आ रहे हैं, टीम कॉम्बो बड़ा जबरदस्त है। मेरे ख्याल में एक आधा चेंज और करेंगे, जो मैं आपको बात कर रहा था कि उस लेग स्पिनर को खिलाना चाहिए जो बांग्लादेश वाला बॉलर है जी। अल्हम्दुलिल्लाह वो खेला है, तो मेरे ख्याल में अच्छा मैच होने की उम्मीद रखता हूँ आज। अच्छा, आप स्टेडियम ही तो नहीं जा रहे हैं? अभी तो मुझे लग रहा है कहीं स्टेडियम ही तो नहीं जा रहे हैं आप? नहीं, सवेरा एक दो कामों से गया था, फाउंडेशन की चीजें भी है ना वहाँ में, इसलिए तो मैं स्टूडियो में नहीं हूँ और मिस कर रहा हूँ, आप लोगों को मिस कर रहा हूँ। शाह साहब, ये साहिबजादा फरहान गुज़िश्ता 10 मैचेस में 400 उन्होंने कर दिए, कल भी 100 किया है। आप उनकी गुज़िश्ता जो ये वाली इनिंग्स है जो उन्होंने कल खेली है, किस तरीके से देखते हैं और क्या खास चीज़ आपको उसमें नज़र आ रही है इस वक्त? देखिए, कंटिन्यू परफॉर्मेंसेस दिए जा रहा है। जिस तरह मैं और यूसुफ बात करते हैं, डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, खासतौर पर बैट्समैन को तो डोमेस्टिक सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और 4-5 साल से रन कर रहा है। यहाँ पे भी किसी ने पिक नहीं किया था, आखिरकार इस्लामाबाद ने उसको पिक किया और उसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई कि क्यों वो अच्छा परफॉर्मर है, क्यों उसकी जगह टीम में बनती है और जिस नंबर पे वो रन करता है होना यही चाहिए था कि पाकिस्तान टीम में भी उसी नंबर पे ही उसको खिलाना चाहिए था। वो 5वें-6ठे नंबर वाला प्लेयर बिल्कुल भी नहीं है और खासतौर पे जब आप प्लेयर्स ढूंढ भी रहे हैं छोटे फॉर्मेट के अंदर, जो ऊपर साइम अयूब के साथ कोई ओपन करने वाला हो, तो ये वो सारी चीजें हैं। मेरे ख्याल में वो उसने अपनी अवेलेबिलिटी बता दी है कि मैं अवेलेबल हूँ पाकिस्तान टीम के लिए और परफॉर्मेंस के साथ।
लाला, पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ें अभी तक, जबकि 4 दिन हुए हैं, पीएसएल को अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, सामने आ रही हैं। आपको साइम अयूब, हमें पता है किस तरह का टैलेंट है, साहिबजादा फरहान कल आपको दिखे, मोहम्मद हारिस एक बड़ा प्रॉमिसिंग प्रॉस्पेक्ट दिखे, जो कि है प्रॉमिसिंग प्रॉस्पेक्ट, बट थोड़ा सा डीरेल हो गए थे कुछ अरसे के लिए, वो वापस पेशावर ज़ल्मी की अगर एक पॉजिटिव कल थी सो दैट वाज मोहम्मद हारिस, और जिस तरह मोहम्मद हारिस ने बैटिंग की कल, बहुत अच्छा खेला है, बहुत पॉजिटिव खेला है। लेकिन मोहम्मद हारिस जो है ना, मैं ये समझता हूँ, यूसुफ भी यहाँ पे बैठा हुआ है, मेरे ख्याल में अगर उससे पाकिस्तान ने फायदा उठाना है तो ऊपर फायदा उठा सकता है। यहाँ पे पिचेस, बॉलर्स, थोड़ा सवेरा आपको भी पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल में अगर हारिस से आप फायदा उठाना चाहते हैं तो ऊपर वाले नंबरों पे ही उठाएं, जिसमें मैं समझता हूँ कि सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल, यानी टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं सॉर्टेड है पाकिस्तान टीम का, ऊपर नंबर पे उठाया। अच्छा अजहर खान साहब, ये अगर हारिस से फ़ायदा उठाना है पेशावर ज़ल्मी को भी, तो इसका मतलब है फिर कप्तान को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, फिर कप्तान नीचे आएंगे। साइम ने तो पाकिस्तान की तरफ से भी ओपन करनी है, तो आपको लगता है कि टफ कॉल हो सकती है अगर थोड़ा आगे बढ़ के सोचते हैं तो? नहीं, टफ कॉल तो ज़रूर हो सकती है, मगर अभी जो शाहिद ने बात की है ना कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, ये नहीं हो सकता कि आप साहिबजादा फरहान को अगर आप एज एन ओपनर वो परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको नंबर 6 या नंबर 7 पर आप उसको खिलाएं। इट इज़ अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर प्लेयर इटसेल्फ। ये नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में किसी ने नीचे आकर परफॉर्म नहीं किया, ज़रूर किया है, मगर आप उस खिलाड़ी को उसका हक ज़रूर दें जहाँ पर वो परफॉर्म करता आ रहा है। अब अगर एक खिलाड़ी 4 सेंचुरी कर रहा है 10 मैचेस में, तो वो ओपन जाके कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एज एन ओपनर उसने ये चीज़ जाहिर कर दी है लोगों को कि जी ही इज़ वेरी गुड यू नो एट द टॉप लेवल। ठीक है, 6 ओवर जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसको आप किस तरह इनकैलकुलेट करते हैं, किस तरह आप रन्स करते हैं, किस तरह आप सर्कल का फ़ायदा उठाते हैं। अगर साहिबजादा फरहान इस किस्म की क्रिकेट खेल रहा है जो कि उसने कल लोगों को दिखाई है, तो इसका ये मतलब है कि ही डिज़र्व्स टू बी गिवन अ चांस एट द टॉप। बिल्कुल। अभी शायद अफरीदी ने एक बात आपके शो में की थी जी, जो कि मैं मोहम्मद यूसुफ का भी फायदा उठाते हुए ना थोड़ा सा उस पर मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बिल्कुल उस पर बात करना चाहूँगा। शाहिद ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि वो कोचेस जो कि पाकिस्तान टीम के साथ अपने प्लेयर्स के साथ जब वो जुड़ जाते हैं तो वो उनको कोई ना कोई गुर ज़रूर बताते हैं कि आपने अपनी गेम को किस तरह बिल्ड करना है, किस तरह आपने अगेंस्ट दी ऑपोजिशन आपने परफॉर्म करना है, और आपके वो खिलाड़ी जो कि परफॉर्म करने वाले होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता उनकी परफॉर्मेंस नीचे जाती है तो जो कोच है अगर वो ये बताता है तो वो फिर क्या होता है कि अगले दिन जाकर ना, सपोज अब ये मोहम्मद यूसुफ ने कोई ना कोई चीज़ ज़रूर बाबर आजम को बताई होगी, मगर वो हैपन कि बाबर आजम जब अपने दूसरे नेक्स्ट कोच पर गए हैं जैसे कि पेशावर ज़ल्मी की है, तो क्या वो इन कैलकुलेशन जो थी वो फॉलो की गई? मोहम्मद यूसुफ ने जो चीज़ बताई थी न्यूजीलैंड के टूर पर, उसको क्या फॉलो किया गया? मैं शाहिद से बिल्कुल ये चीज़ सहमत करूंगा और उनकी मैं राय चाहूँगा कि क्या वो इस चीज़ को समझते हैं कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए, और जो चीज़ें मोहम्मद यूसुफ ने बताई हैं उसको फॉलो किया जाए। बिल्कुल। लाला, कोलैबोरेटेड गाइडेंस की जिस तरह हमने बात की थी कि जो टॉप से कोई कोच बता रहा है वही डोमेस्टिक में जो कोचेस हैं वो एक तरह से सिंक्रोनाइज होने चाहिए। जी लाला, मेरा ये इस पे 2-3 दिन से हमारी कंटिन्यू बात हुई है कि यूसुफ और मैं ये इस बात पे बहुत ज्यादा हमने बात की है कि आप अगर यूसुफ कोई चीज बताता है नीचे जाके, क्या कोचिंग वही है जो यूसुफ बता रहा है उनको? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूसुफ को आखिर क्यों सिखाना पड़ रहा है पाकिस्तान टीम में आके प्लेयर को? ये सारी चीजें तो बेसिक्स जो चीजें हैं कि जहां का बॉल है वहीं खेलो, वहीं मारो, तो आप कामयाब रहोगे ज्यादा। लेकिन ये यूसुफ बेचारे को पाकिस्तान टीम में सिखाने की क्या जरूरत पड़ी थी? तो चीजें नीचे से ही ठीक करने की जरूरत है। सवेरा यहाँ एक और चीज को ऐड करूंगा कि बाबर की बात करते हैं हम, अगर मैं पेशावर ज़ल्मी खैर 2-3 साल ही रहा हूं उनके साथ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे होता ना तो अगर आप बाबर से कभी भी कप्तानी ना करवाता। कर ली है, दैट्स इट। बाबर ऊपर से प्रेशर खत्म करो, एज अ प्लेयर खेलो।
अगर ना होता तो मैं यहाँ पे ये छोटा बच्चा कौन है, साइम टाइम अयूब, मैं एक यंग लड़के को बनाता जो एग्रेसिव खेलता है, जो तगड़ा खेलता है। मैं यहाँ बाबर को नहीं बनाता कप्तान, मैं बाबर को कहता कि बाबर जाओ और अपनी बैटिंग को एंजॉय करो, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तुम जवाब देनी हो, सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस करो बस। लाला, बट फिर सवाल वही उठता है ना कि क्या सीनियर प्लेयर्स इस बात पे राजी होते हैं कि नहीं होते? फ्रेंचाइज के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी आती है इस तरीके से। नहीं, बट सीनियर प्लेयर्स क्या इस बात पे राजी होते हैं? मेरा मतलब है अगर आप उनकी सुन के चलोगे तो फिर अगर आप उनकी सुन के चलोगे तो फिर तो आप कहाँ स्टैंड करते हो? आपको भी तो जॉब मिली है ना, आपने भी तो कोई डिसीजन लेना है ना कड़वे से। बिल्कुल, और वो डिसीजन कड़वे बड़े मुश्किल होते हैं वो डिसीजन करना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अक्सर जो है घबराती है वो डिसीजन करने से। बट यस, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बट यूसुफ, कितना इम्पॉर्टेंट पेशावर ज़ल्मी के लिए है कि साइम और हारिस ओपन करें और बाबर को डाउन दी ऑर्डर कर दिया जाए। मगर इस वक्त एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरा फेवरेट सेगमेंट प्रेडिक्शन का सिलसिला शुरू होगा। एंड आपका फेवरेट सेगमेंट दैट इज #AskLala, #AskYusuf। जल्दी से अपने मैसेजेस जो है वो हमें भेजना शुरू करें, बिकॉज हम जमा कर रहे हैं आप लोगों के सवालात और जवाबात मिलेंगे हमारे एक्सपर्ट से आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus दिलवालों की चॉकलेट। बिल्कुल जी, डिस्कशन हमारी हो रही है और जा रही है इस वक्त डिस्कशन, क्योंकि कराची में जो मैच होने वाला है उसके हवाले से, जहां पे कराची किंग्स का मुकाबला होगा लाहौर कलंदर्स से। एंड यस, कराची किंग्स का मुकाबला लाहौर कलंदर्स से होगा एंड इट विल बी एल क्लासिको कहा तो जाता है उस राइवलरी की वजह से। बट आपको दिखता है कि उतना फियर्स मुकाबला होगा अजहर साहब? होना चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर क्रिकेट इटसेल्फ, इसलिए कि अगर आप कराची और लाहौर की राइवलरी की बात करती हैं ना जी, तो आई टेक यू बैक इन एजिस, जब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर इस्लामिया कॉलेज का बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होता था। इसलिए कि मेरा ख्याल है कि जिस तरह दोनों टीमें एक एक मैच हारने कराची किंग्स तो अपना मैच बहुत आउटस्टैंडिंगली जीती है। 234 को चेस करना ना ये कम रन्स नहीं होते, और इसमें पार्टनरशिप काउंटर लॉट, तो कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर कराची किंग का बड़ा होगा। मगर जिस तरह कम बैक किया लाहौर ने और लाहौर कलंदर ने, जो एक मैच हारने के बाद ये मैच जो जीता है, तो आई थिंक कि इसमें बड़ा डिपेंड करेगा कि बॉलिंग जो है ना वो लाहौर कलंदर की, उसका एक इम्तिहान होगा अगेंस्ट द बैटर्स ऑफ कराची किंग। वो किस तरह उन पिचेस का फ़ायदा उठाते हैं। देखिए कराची की पिच जो है ना सवेरा, वेरी गुड फॉर बैटर्स, बॉल बल्ले पर बड़ा अच्छा आता है, और आप ना अपना दोनों साइड पर आप जहराना अंदाज जो है अपना सकते हैं। तो इन माय ओपिनियन ये एक बड़ा अच्छा मैच होना चाहिए, और इट मे बी ए गुड टोटल ऑन द बोर्ड। और जो भी टीम पहले बैटिंग करती है वो प्रॉबेबली, आई डोंट नो कि वो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो आएगी नहीं आएगी, क्योंकि 8 बजे शुरू होता है। तो कराची में अगर ड्राई वेदर बहुत ज़्यादा है तो मे बी कि इसका इतना इम्पैक्ट ना हो। पिछले मैच में था मेरा ख्याल है उसका मसला था। लेकिन अगर अब दोनों टीमों को देखते हैं यूसुफ साहब, तो आपको क्या दोनों में कैप्टन वर्सेस कैप्टन अगर सामने रखें तो कौन सा कप्तान आपको ज़्यादा बेहतर लगता है, जो अपने रिसोर्सेज को, अपने वसाइल को, खिलाड़ियों को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है? देखो, वार्नर ने मुझे नहीं पता कभी कप्तानी की है कि नहीं। पहले शाहीन ने इंटरनेशनल भी की और इधर भी 2 दफ़ा चैम्पियन भी हुआ है। उसको एज ये है कि वो बहुत सीनियर है, काफ़ी एज भी है उसकी, ये थोड़ा यंग है। कभी कभार यंग एज में आपके फैसले दुरुस्त नहीं होते, लेकिन पिछले मैच में बहुत ज़बरदस्त किए हैं जी। कभी कभी प्रेशर सिचुएशन में आपको काम रहना पड़ता है, वो शायद इसमें वो इसको हैंडल कर ले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में, मगर वार्नर सिर्फ 2 दिन पहले आए थे, 2 दिन बिल्कुल लॉस्ट लग रहे थे जब पहला मैच खेला कराची ने, पता ही नहीं था उनको कौन सा लड़का कौन सा, इसलिए। लेकिन इन लोगों की एक मेंटल स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि इसको देखें ना, शुरू में जब आया था इसके बहुत से इश्यूज थे, उन्होंने रिजॉल्व किया, इसको बनाया, इसकी सारी चीज़ें ठीक की हैं, तो ये बड़ी जल्दी चीज़ों को कवर करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सारे नखरे हमें ही दिखाते हैं। हाँ, बस ये उधर ठीक हो जाते हैं, सारी चीज़ें सही बिल्कुल। तो कैप्टनसी का तो इतना मैं समझता हूँ कि जो भी ऑन डे जो अच्छी कप्तानी करेगा वो जीत जाएगा, उसके डिसीजन अच्छे होंगे,
उसको उसकी टीम को फ़ायदा होगा। हाँ। तो पहले कुछ कहना क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि शाहीन भी यंग है, उसने कभी कप्तानी की नहीं और उसके मूड का भी वो है, मूडी बंदा भी लगता है वो। तो कराची के मैदान में जब रश होगा तो ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक अच्छी ऑप्टिक्स हमें सामने दिखेगी। बट ये कराची के मैदान में क्यों नहीं आ रहे लोग? हुज़ैफा खान हमारे साथ मौजूद है, हमारे कोरेस्पोंडेंट, उनसे जानते हैं स्टेडियम के दरवाजे तो आज कुछ हालात ऐसे। हाँ वाकई, जिस तरह यूसुफ ने कहा कि स्टेडियम के दरवाजे तो नहीं बंद, लोगों को कूद के तो नहीं जाना पड़ता स्टेडियम के अंदर। जी बिल्कुल सवेरा, देखें पाकिस्तान सुपर लीग का कहेंगे कि आज सबसे बड़ा मैच है, क्लासिको भी इसको कहा जाता है, और ओवर द ईयर्स इस मैच ने एंटरटेनमेंट फराहम किए लोगों को। कराची वर्सेस लाहौर है, कराची ने पिछला मैच भी बहुत अच्छा जीता है, क्लोज एनकाउंटर हुआ, लेकिन फिर भी फैंस नहीं आ रहे, लेकिन क्योंकि मसाइल यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो रेनोवेशन हुई है नई, इससे ऐसा लगता है कि फैंस के लिए प्रॉब्लम बढ़ गई हैं। अपेरेंटली ये हुआ है कि पहले 2 स्क्रीन मौजूद थी, अभी भी 2 स्क्रीन हैं, लेकिन उन 2 स्क्रीन के जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल जो एनक्लूजर्स हैं उनके सामने आ गए, उन्होंने व्यू ब्लॉक कर दिया। और दूसरा सबसे बड़ा मसला जो अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एड्रेस नहीं कर सका, ड्रेसिंग रूम के राइट साइड के जितने भी एनक्लूजर हैं 7 से 8, वहाँ बैठे शायकीन को स्कोर नहीं पता चलता। यानी उनके सामने वाली जो स्क्रीन लगाई गई है उस पर सिर्फ ब्रांडिंग होती है, उस पर पूरे मैच में स्कोर्स नहीं होते हैं, ना ही जो ग्राउंड कमेंट्री होती है वो होती है। तो जितने लोग वहाँ बैठे होते हैं उनको पूरे मैच में यही नहीं पता चलता कि कौन खेल रहा है, कितना स्कोर हुआ है, कितना टारगेट दिया गया है, कितना रिक्वायर्ड रन रेट है। जब आपको ये चीज़ पता ही नहीं होगी तो मैच के अंदर थ्रिल कैसे होगा? वो सिर्फ बैठ के देख रहे होते हैं। फिर इंटरनेट आप सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बंद कर देते हैं कि लोग अपने फ़ोन के ऊपर अगर स्कोर चेक करना चाहें तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बुनियादी मसाइल है। फिर पानी का मसला, लोग स्टेडियम के अंदर ख़रीद के भी पानी स्टैंड्स के अंदर नहीं ले जा सकते। बच्चे आते हैं, गर्मी का मौसम है, अब आप फरवरी में नहीं करवा रहे, अप्रैल के पास आप आ गए तो गर्मी में आपको पानी चाहिए होता है, वो नहीं ले जाने दे रहे। कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, रोड्स खुले हुए हैं, पार्किंग का एरिया बेहतर हो, लेकिन अभी भी मेजर इशूज़ मौजूद हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगता है कि उसने छोड़ दिया है। 55-60 साल से यहाँ पर क्रिकेट हो रही है और फैंस आए हैं, लोगों ने इन्वेस्ट किया है यहाँ पर। अब अगर वो नहीं आ रहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी और फ्रेंचाइज का, यानी जो यहाँ की होम टीम है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को लेकर आएँ, फैंस इंगेजमेंट करें। आपको याद होगा PSL के जो इब्तिदाई सीज़न होते थे उसमें कैच का रोल होता था, उसमें टी-शर्ट्स बांटी जाती थी, कैप्स बांटे जाते थे, प्लेयर्स करीब आते थे। अब यहाँ पे ना प्लेयर्स को करीब आने दिया जाता, ना फ्रेंचाइज को इंगेजमेंट करती है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंगेजमेंट कर रहा है, ना बाहर कोई ऐसी ब्रांडिंग की गई है कि लोग आपकी तरफ आएँ। अगर वो नहीं आ रहे तो आपको किसी न किसी तरीके से ब्रांडिंग की बात है तो शहर कायद में ब्रांडिंग के मामले में कुछ नज़र आता है? क्योंकि हमने तो सुना है एक से ज़्यादा मरतबा सलमान नसीर साहब को, जो कि सरबराह हैं PSL के, कि जिन शहरों में हो रही होगी वहाँ पर इस किस्म की सरगर्मियाँ नज़र आएंगी। क्या ब्रांडिंग भी नहीं है अगर और कुछ नहीं किया तो? आप फुटेजेस अगर देख सकते हैं तो सिर्फ एक क्लॉक लगाई है नेशनल स्टेडियम के सामने जहां कटआउट्स लगे हुए हैं 6 प्लेयर्स के। इसके अलावा चारों तरफ स्टेडियम के आप घूम लें, कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो लोगों को एंगेज करे। शार फैसल से टीमें ट्रैवल करती हैं, वहाँ पे कुछ प्लेयर्स के पोस्टर्स लगे हुए हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप फैंस को एंगेज कर लें, या वो यहाँ पे जब आ रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस बेहतर हो जाए, या वो यहाँ के इंटरटेन हो जाए। अंदर भी इस तरीके के मामलात होते हैं कि लोग इंटरटेन नहीं हो रहे बल्कि उनको और कैद कर दिया जाता है। आप ये नहीं करें, आप झंडा ना लहराएं, आप पानी नहीं लेकर आएँ, आप पोस्टर नहीं लेकर आएँ, आप नारेबाजी नहीं करें। लोग इंटरटेन होने आ रहे हैं, लोग अपना टाइम यहाँ पे कैद होने के लिए नहीं आ रहे। तो ये बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। यहाँ से 5 मैचेस बाहर लेके जाना ये ऑप्शन नहीं है। आपको यहाँ पे क्रिकेट को बेहतर करना होगा ताकि लोग स्टैंड्स की विजिबिलिटी की भी शिकायत लगा रहे थे बहुत सारे लोग के स्टैंड्स में विजिबिलिटी भी प्रॉपर, बीच का सिर्फ एक हिस्सा है जिस इंक्लोजर के एक बीच के हिस्से से सिर्फ थोड़ा सा मैच दिखता है, वरना ऊपर वालों को छत की वो जो फ्रिल गिरी हुई है नीचे उसकी वजह से मैच नहीं दिख रहा, नीचे वालों को ग्रिल की वजह से मैच प्रॉपर नहीं दिखता। विजिबिलिटी के इश्यूज़ मौजूद हैं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि हम यहाँ से जंगला मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जंगला रिप्लेस ज़रूर हुआ, लेकिन उससे ऑब्वियसली बात है कि आपका जो विंग एक्सपीरियंस है वो बेहतर नहीं हुआ। छज्जे की जिसकी आप बात करिए वो भी वहाँ मौजूद है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि स्क्रीन के पिलर्स 2 इंक्लूजर के आगे बड़े बड़े पिलर्स आ गए हैं जिससे आपका व्यू कम्प्लीटली तौर पे ब्लॉक हो जाता है। वसीम अकरम इंक्लूजर जो है वो मुकम्मल तौर पे ब्लॉक हो चुका है। इसी तरीके से जो दूसरी स्क्रीन सामने की तरफ लगी है वहाँ पे भी ये सूरत हाल है। तो क्या सोच की ये स्क्रीन लगाई गई थी, क्या हिकमत अमली बनाई गई, कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे वही सूरत हाल है, 4-5-6 हज़ार लोग आ रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, उसके लिए कोई होमवर्क नहीं किया जा रहा।
जैसे मैचेस हो रहे हैं बस चाह रहे हैं कि 5 मैचेस यहाँ करवाएं और कराची से मामला ख़त्म करें और आगे अगले साल पता नहीं किस तरीके से इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाएंगे, कैसे फैंस को लेकर आएंगे। कोयटा का आपने होम टाउन शिफ्ट कर दिया, जबकि कोयटा से लोग रिलेट करते थे, यहाँ से कोयटा है भी करीब, कुछ फैंस वहाँ से भी आ जाते। कराची के लोकल बॉयज़ बहुत सारे थे, कप्तान कोयटा के थे, तो लोग वैसे भी रिलेट करते थे, यहाँ पे आ जाते थे, वो भी आपने ख़त्म कर दिया। तो ओवरऑल लैक ऑफ प्लानिंग और लैक ऑफ एडवर्टीजमेंट वाज़े तौर पे नज़र आ रही है यहाँ पे। थैंक यू ज़ैफ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस अपडेट। और कितनी ज़रूरी हैं यूसुफ ये ग्राउंड रियलिटीज़। लोग टीवी पे बैठे हुए बहुत आराम से कह देते हैं नहीं जी कराची में तो लोग ही नहीं, कामों में बिजी हैं, काम में बिजी हैं, बट उसके साथ साथ ये कितने सारे मसाइल हैं जो इस वक्त हमारे सामने पुटअप किए हैं। आप ग्राउंड में आएँ और आपको मैच का मज़ा ना आए तो क्यों आए ग्राउंड में, फिर सुकून से बैठ के अपने घर में ज़रा इज्जत से देखें, AC में बैठ के सुकून से देखा जाए। हमने तो बहुत मैचेस खेले हैं कराची में, लोग आते थे और बहुत मज़ा आता था कराची में मैच खेलने का। पता नहीं क्या है बात, ये पहली बार ही हुआ है या पिछली बार भी ऐसे था? पिछली बार भी था तो ऐसा, इतना नहीं था। हाँ। इस बार कुछ ज़्यादा तो और बहुत ज़्यादा। वो कह रहे 6000 लोग थे पिछले मैच में, ये तो फर्स्ट क्लास में लोग आ जाते थे कराची में जब अच्छे मैचेस होते थे इनके टाइम में, या हमारे टाइम में भी कभी कोई 2 बड़ी टीमें खेलती थी, इतने लोग आ जाते थे। तो ये तो एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि 6000 लोग, PSL जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, बिल्कुल, और दुनिया में लोग देख रहे हैं, तो यहाँ अपने होम ग्राउंड में, पाकिस्तान में होम ग्राउंड का मैच है आज। और उनके होते हुए ये कल पिछले मैच में 6000 थे, आज अभी वो कह रहे हैं कुछ पता नहीं। बिल्कुल, उसमें फैसल बैंक T20 में छतों पे भागते हुए दिखते थे लोग और पुलिस वाले पीछे पीछे भाग रहे होते थे उनको उतारने के लिए। फुल होता था ये। अच्छा, नेशनल T20 जब खेले, मैं खेला हूँ वहाँ मैच काफी, उसमें भी फुल होते थे। यस, तो ये तो एक लेवल और है, उसके बावजूद लोग कम है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होम टीम का भी मसला है। कोई उन्होंने शायद ब्रांडिंग नहीं की, उन्होंने कोई मार्केटिंग सही नहीं की। ठीक, बाकी वो जो स्टेडियम का कह रहे हैं जिसमें पिलर आगे हैं 2, तो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो गए। और वो जो मैं देख रहा था, वो टीवी में एक कैमरा आता है वो पीछे से, तो उससे साफ पता चल रहा होता है कि सामने ऊपर से और नीचे से वो जंगला, बिल्कुल, दरमियान में कुछ सीटें हैं जिनका सही व्यू होगा। बाकी तो व्यू मेरा नहीं ख्याल इतना अच्छा है, तो इसको मेरा ख्याल ये सॉर्ट आउट करेंगे। जो इतनी बात हो गई है, मेरा ख्याल है इसको नेक्स्ट टाइम ये सॉर्ट आउट करेंगे कि ये चीज़ें जो लोग आ रहे हैं उनके लिए आसानी से मैच देख सके, और जो मुश्किलात वो आ रही है कि मैच में अंदर हो क्या रहा है वो उन्हें पता ही नहीं चल रहा, तो वो इजी हो जाएगा जब ये चीजें सारी हट जाएंगी। बट पानी का सोल्यूशन स्पेक्टेटर फ्रेंडली होना चाहिए ना खान साहब। एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिस तरह खिजर ने बात, हुज़ैफा ने बात की कि पानी का प्रॉब्लम, ठीक है, हमें पता है कि बॉटल्स नहीं ले जाने दे सकते। हमने पास्ट में देखा है कि एक इशू बन जाता है, बॉटल्स ग्राउंड में फेंक दी जाती हैं, कभी कुछ इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। उसका सोल्यूशन तो कोई निकाले ना, डिस्पोजेबल ग्लासेस दे दे, कोई तो सोल्यूशन निकालेंगे। बग्यार पानी के लोग इतनी गर्मी में कैसे बैठेंगे स्टैंड्स के अंदर? नहीं यार, फिर रोज़ा रखवा दें सबको। नहीं हफ्ता बड़ा मुश्किल है, और किसी भी ग्राउंड में ना जब तक फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स नहीं होंगी, ख़ास तौर पर अगर आपने 5-6 घंटे वहाँ पर गुजारने हैं, तो इसका ये मतलब है कि बच्चों के साथ अगर आप ट्रैवल करते हैं, स्टेडियम आते हैं और मैच देखते हैं, तो वो फिर बच्चों की रिक्वायरमेंट भी उसी तरह देखनी चाहिए ना। और आइसक्रीम का हो गया या कोई स्नैक्स हो गए या पानी जिसका भी आपने जिक्र किया, तो दे आर द एसेंशियल कमोडिटीज़, इनका तो वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर क्राउड, ये तो क्रिकेट बोर्ड की सतह पर है, बोर्ड इसको अरेंज कर सकता है। बिल्कुल, अगर क्राउड नहीं आता, और जिस तरह हमारे हुज़ैफा ने बताया, कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने बताया, तो फिर ये देखें कि ये जिस तरह भी यूसुफ ने बात की कि ब्रांड जो है ना वो तो पाकिस्तान का है ना, और कराची इज बीइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिटी एज फार एज यू नो द स्पोर्टिंग लिंक्स आर कंसर्न। उसमें अगर ये बहुत पीछे रह जाते हैं और फिर लोग आकर अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करते, मैं भी कि कराची ने जो मैच जीता था वो 234 करके जो चेस किया था 3 बॉल पहले, तो क्या ये माइंडसेट जो है ये क्राउड को अट्रैक्ट नहीं करेगा कि भाई हमारी टीम ने एक हारा हुआ मैच जो है वो जीत लिया, लेट्स गो एंड सपोर्ट आवर टीम। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग सवेरा कैसे होगी? यही तो ज़रूरी होता है कि वो जो राइवलरी की हम बात करते हैं ना, वो किस तरह एक आगे की तरफ जाएगी जब तक आप में एक इंस्टिंक्ट नहीं होगी, एक किलिंग एटीट्यूड नहीं होगा, मैच जीतने का जज्बा नहीं होगा, और लोगों के लिए खास तौर पर उसको अप्रिशिएट करना है, ग्राउंड में आना है।
अगर 5-6 हज़ार लोग ही होंगे तो मुझे बताएं कि वो तो बिल्कुल खाली स्टेडियम जो है ना वो अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा प्लेयर्स को या टीम के जितने भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी। और देखिए हैंड इन हैंड सपोर्ट होता है। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस बात पे दैट पेशावर ज़ल्मी जो है वो पेशावर से बसेस रन करते हैं पिंडी आने के लिए। पेशावर से जो ट्रैवलिंग है वो सब पेशावर ज़ल्मी की जिम्मेदारी होती है। लोग ट्रैवल कर कर आते हैं और पिंडी स्टेडियम में सपोर्ट करने आते हैं बिकॉज पेशावर अपने ओरिजिनल होम ग्राउंड में नहीं खेलता। कराची किंग्स को भी कुछ करना चाहिए, नॉट जस्ट ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है बट साथ साथ इन फ्रेंचाइज ओनर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह अपने मैदानों में क्राउड ला सकते हैं। वक्त जो है वो एक सवाल जो कि आपका शामिल यहाँ पे करते हैं एंड देन प्रेडिक्शन टाइम करेंगे बिकॉज वक्त का मुकाबला सख्त। यूसुफ आपसे सवाल पूछा हुआ है, हैशटैग आस्क यूसुफ। सुभान ने ये पूछा है, सुभान लाहौर से हैं और वो कहते हैं कि हसीबुल्लाह को ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल टूर पर लेकर गए दिखाने के लिए कि यंगस्टर्स को खिला रहे हैं। ODI T20 के 3 मैचेस थे लेकिन मौका कम दिया और फौरन बेंच कर दिया। फिर जिसे वाइट बॉल सीरीज के लिए पिक किया था उसे साउथ अफ्रीका में रेड बॉल की टीम में बैकअप कीपर के लिए रख लिया कि कहीं रिजवान इंजर्ड हो गए तो एक कीपर हो, लेकिन चांस नहीं मिला। उसके बाद से हसीबुल्लाह गायब हैं बगैर खेले, बगैर किसी जस्टिफिकेशन के। क्वेश्चन तो मेरा सिलेक्टर से होना चाहिए कि जिन्होंने उधर नहीं, बट ये बात सही है कि गलत है। नहीं, ये देखिए आपने जब किसी को सिलेक्ट करना है तो उसको कुछ चांस दे के बाहर करें ना। मतलब आप उस्मान खान को एज बैकअप ले गए ना, आपने फिर हसीबुल्लाह को डिस्कार्ड कर दिया। ये तो आप सिलेक्शन बता सकती है कि उन्होंने ये क्यों किया, लेकिन एक जो सिस्टम होना चाहिए कि आप किसी प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसको 3-4 मैच दें ताकि अगर उसमें वो कुछ नहीं करता तो फिर आप उसको दोबारा फर्स्ट क्लास में डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजते हैं, वो दोबारा आ जाए। कैरोन नायर आया, वो दोबारा वो आ रहा है, उससे काफ़ी अर्सा पहले वो खेला था, उसने फर्स्ट क्लास में दोबारा जाके क्रिकेट खेली, अच्छा खेला, उसको उन्होंने IPL में ले लिया। अगर अच्छा खेलता है तो आगे भी जा सकता है, तो कोई मौका पूरा देना चाहिए। पिछले साल डोमेस्टिक की टीम को जिताया एक ऐसे रीजन से जो जीती नहीं थी बहुत सालों से। नागपुर या नागपुर से कैसे खेला मोस्ट प्रॉब्ली। तो ये देखिए आपने मौका देना जरूर है, किसी को पूरा मौका जरूर देना चाहिए। अगर मौका नहीं दे रहे तो फिर मेरा ख्याल है कि वो जैसे अभी मेरा ख्याल है कि इधर क्या नाम है न्यूजीलैंड में जी हमने यंगस्टर को पूरा मौका दिया है, जितने गए हैं उन सब ने मैचेस पूरे खेले, 5 मैच खेल गया। और कौन यंगस्टर था मेरा ख्याल हारिस ने सारे अपने नंबर पर खेले, जो अपने अपने नंबर पे खेले पूरे मैचेस खेले। परफॉर्मेंस करना वो एक और चीज़ है, लेकिन चांस पूरे दिए जो इनका क्वेश्चन था जी। तो ये मेरा ख्याल होना ज़रूर चाहिए, किसी भी यंगस्टर को या किसी को आप मौका देते हैं तो उसको फिर 3-4 मैच ज़रूर देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देने चाहिए 3-4 मैचेस। बट कौन सी है आज आपकी टीम? मुश्किल सा अजहर साहब आप शुरू करती हूँ ज़रा कि आज कराची और लाहौर में आपकी टीम कौन सी है? प्रेडिक्शन मुश्किल क्वेश्चन है, मगर मेरी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है वो लाहौर है। बिल्कुल। और आई थिंक लाहौर इज गोइंग टू इंशाल्लाह विन दिस मैच। ओके यूसुफ योर प्रेडिक्शन? मेरा ख्याल है कि मैं जाऊंगा कराची के साथ। ओके हाँ, ये आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए कह रहे हैं या मैच पड़े कोई इस वजह से कह रहे हैं जी। सो कराची किंग्स इज योर टीम? लाहौर ये तो बगैर लाहौर का इनके पास ना कोई है नहीं, ये फिर कहते कोई वजह है, फिर ये वजह टटोलते रहते मगर नहीं, वजह फ्यूचर है पाकिस्तान का। मैंने कुछ सोचा तो नहीं है, मैंने तो फौरन बताया जी। नहीं, आप ये सही कहें कि आप क्योंकि लाहौर के इसलिए आप नहीं फ्यूचर है पाकिस्तान का। नहीं, मैं ये पूरा क्रिकेट बोर्ड बनने लगा है वो। किसका? ये देख लीजिए, कुछ ना कुछ तो जरूर बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। क्या बात। अच्छा, आप कह रहे हैं कि परेशानी की बात है। सबसे ज्यादा परेशानी की बात मेरे लिए इसलिए बिकॉज मैं हूँ कराची से, बट अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लाहौरी होती जा रही हूँ, तो एक अजीब मैंने कराची को सपोर्ट किया है तो इसमें क्या? तो बस फिर इसलिए मैं भी कराची को लेकिन मगर बड़ा गलत हो रहा है। मैं जिसको सपोर्ट कर रही हूँ वो हार रहा है, तो यूसुफ भाई आप जरा मसाइल ना हो जाए। बट यस, दिल जा रहा है। ठीक है जी। सो इसी के साथ लाला की भी प्रेडिक्शन हमारे पास अब आ गई है एंड लाला has supported Lahore Qalandars. So Lahore Qalandars 3 for Lahore Qalandars and 2 for Karachi Kings. Let's see कौन सी टीम जीतती है। ये हमारा प्रेडिक्शन टेबल जो है, हमारे एक्सपर्ट्स का प्रेडिक्शन टेबल, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। और जनाब 6 पॉइंट्स हैं मोहम्मद यूसुफ और हाफिज़ इमरान के, टॉप ऑफ द टेबल दोनों मौजूद हैं। एंड यस, हम 2 पॉइंट्स के साथ मैं और लाला जो है वो डाउन बॉटम ऑफ द टेबल पे है। बट विद दैट
वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया। इट इज द एल क्लासिको ऑफ PSL सीजन 10 वेयर कराची वुड टेक ऑन लाहौर एट द कराची स्टेडियम और आई होप मे द बेस्ट टीम विन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन एंड यहाँ वक्त खत्म होता है। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।